अब तक जो भी वीडियो से पढ़ रहे होंगे या वीडियो देख रहे होंगे वो देखिए तब तक स्क्रीनशॉट कर लें। खैर यह फिगर बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से आप लोगों की किताब में स्पष्ट दिखाया गया है, समझे। खैर सब कुछ तो किताब में ही है, उसी को तो समझना है, पढ़ना है, समझे। तो ध्यान देना, कल हमने बताया था आप लोगों को, आप सभी लोगों को मेरा सुप्रभातम। आज जो है कि हमारा कौन सा क्लास है, क्लास 4 डे 4 है ना। आज पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का कौन सा डे है, डे 4, समझे। अब आ जाना जो है कि आप लोगों को क्या बता रहे हैं। कल हमने आप लोगों को एक चीज़ बताया था, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, उसके बारे में आप लोगों को पता हो गया था ना, समझे। लेकिन आज जो है कि हमें ये बताना है कि कैसे जो है कि भ्रूणकोश का विकास होता है, पौधों में भ्रूणकोश का कैसे विकास होता है और गुरु बीजाणु जनन क्या होता है। तो हमने आप लोगों को कल बताया था, इधर ध्यान देना सभी लोग, चेहरा इधर से कि एवरी आई कॉन्टैक्ट इन माई टच, समझे। एवरी आई शुड बी कॉन्टैक्ट इन माई टच। जितना लिखना था वो लिख लिया, बाद में लिख लेना जब मैं दोबारा लिखूँगा, समझे। अब समझ लो थोड़ा। तो क्या होता है कि हमने कल बताया था आप लोगों को कि जो बीजांडकाय के बारे में बताया था ना, और एक बीजांड के बारे में बताया था ना, है। तो वह जो है कि किस में परिवर्तित हो जाता है, गुरु बीजाणु जनन करता है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की तरह कार्य करता है। तो आप लोगों को हम जो है कि क्या बताए थे, गुरु बीजाणु जनन में क्या बताए थे, याद है कुछ डिफिनीशन। गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, और उसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, MMC, मेगा स्पोर मदर सेल। क्या बताए थे, मेगा स्पोर मदर सेल। तो ये हमारा जो बीजांडकाय देख रहे हैं और ये हमारी गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है, समझे। यह जो है कि कैसे भ्रूणकोश के रूप में विकसित होती है, ये जो है कि आज आप लोगों को बताना है, समझे। तो ये गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है। तो हमने क्या बताया था कि ये जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है यह समसूत्री विभाजन नहीं करती है। जैसे प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका जो थी, जो मेल पार्ट वाली थी, वो पहले जो है कि क्या करती थी, समसूत्री, समझे। और समसूत्री से जो है कि के बाद क्या करती थी, अर्धसूत्री। समसूत्री के बाद बनाती थी पोलन मदर सेल, और फिर पोलन मदर सेल जो है कि अर्धसूत्री विभाजन करके जो है कि क्या बनाता था, जनक केंद्रक वेजिटेटिव सेल बनाता था, परागकण। फिर अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्या बनता था, परागकण। लेकिन फीमेल में क्या होता है, पार्ट ऑफ फ्लावर में क्या होता है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका पहले समसूत्री विभाजन नहीं करती है, पहले कौन सा विभाजन करती है, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन में अंतर क्या है, अर्धसूत्री विभाजन युग्मक में होता है और उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी। और समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या एक समान होती है। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को, अगुणित होती हैं अर्धसूत्री विभाजन वाली कोशिकाएं। तो ये जो है कि जो MMC है, मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल, ये जो हमारी गुरु बीजाणु जनन कोशिका है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है, ये जो है कि पहले कौन सी विभाजन करती है, अर्धसूत्री विभाजन करती है। कौन सी विभाजन करती है, समझे। जब ये अर्धसूत्री विभाजन करती है तो 2 से कितने हो जाएंगे, 4। कितने हो जाएंगे, 2 से कितने हो जाएंगे, 4, समझे। तब जो है कि अगर बात करें आप लोगों को, तो पहले बनेगा गुरु बीजाणु द्वितीयक और उसके बाद क्या बन जाएगा, गुरु बीजाणु चतुष्टक। इसको हम लोग कहेंगे इंग्लिश में मेगा स्पोर टेट्राड। क्या कहेंगे, टेट्राड। टेट्राड मतलब क्या होता है, 4, समझे। तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन स्वरूप के फलस्वरूप क्या बनता है, गुरु बीजाणु चतुष्टक। क्या बनता है, चतुष्टक, समझे। अब क्या होता है, ये जो 3 होते हैं, कोई भी 3 मान सकते हो,
ये जो है कि क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि ये इनएक्टिव होते हैं, इनएक्टिव होते हैं ना, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, समझे, डिजेनरेट हो जाते हैं। अब क्यों डिजेनरेट हो जाते हैं ये अभी हमें नहीं पढ़ना है, समझे, और ना ही हम अभी आप लोगों को क्लास 12 में बताएंगे, ना ही आपके सिलेबस में है, समझे। अब देखो, अब जो है कि अगर हम बात करें तो मेगा स्पोर्ट टेट्राड कैसे बना, इतना आप लोग को पता हो गया। तो 3 वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, एगो क्या हो जाता है, बच जाता है, समझे। अब ये जो बच गया इसे हम लोग कहेंगे क्रियाशील गुरु बीजाणु जनन। क्या कहेंगे, आइए हम बताए थे कि शुरुआत में जो है कि अर्धसूत्री विभाजन किया, समसूत्री विभाजन नहीं किया, लेकिन जो नहीं किया वो बाद में भयंकर करेगा। और ये जो है कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार जो है कि बाद में समसूत्री विभाजन करता है। और ये क्रियाशील गुरु बीजाणु जनन 1 से कितना हो जाएगा, 2 से कितना होगा, 4 से कितना होगा। तो क्रियाशील गुरु बीजाणु कितनी बार जनन कर रहा है, समसूत्री, अरे विभाजन कितनी बार कर रहा है, 3 बार। तो 3 बार जब समसूत्री विभाजन किया तो 1 से हो गया 2, 2 से हो गया 4, 4 से क्या हो गया, 8। जब ये 8 हो जाता है तब जो है कि क्या होता है कि ये भ्रूणकोश के रूप में व्यवस्थित होने लगता है। क्या होने लगता है, व्यवस्थित होने लगता है। तो 3 कोशिका जो है कि इसकी अभी देख रहे हैं ऊपर, ये बाद में उल्टा हो जाएगा, समझे। ये जो 3 कोशिका आप लोग देख रहे हैं, इसमें एक हो जाती है अंड कोशिका और 2 होती है सहायक कोशिका, समझे। इसके बारे में कल बताया था कि दुल्हन नहीं दुगो उसकी बहन, लड़कों के लिए साली, समझे। ये 2 जिसमें एक जान होता था अंड कोशिका और एक ध्रुवीय केंद्रक कोशिका बताया था ना। और ये 3 क्या हो रहे हैं, प्रतिव्यसांत, इसे हम लोग कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिमुखी कोशिका। ये समझ आएगा स्ट्रक्चर। अब क्या होगा, ये भ्रूणकोश कैसे बनाएंगे, ध्यान देना। ये जो है कि क्या हो गया, भ्रूणकोश के रूप में जब परिपक्व भ्रूणकोश हो गया, अब ये सब बनने की प्रक्रिया थी, ये सब बनने की क्या थी, प्रक्रिया थी। और ये जो तुम देख रहे हो, ये जो कि एक परिपक्व भ्रूणकोश देख रहे हो, जो क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है, समझे। यानी कि अब ये क्या हो चुका है, परिपक्व हो चुका है, समझे। जैसे लड़के जब होते हैं बच्चे नटखट उठखट, तो क्या उनके मूँछ दाढ़ी होते हैं, नहीं होते हैं, क्या कि वो कच्चे होते हैं, कच्चे उम्र के होते हैं। अरे भाई पक्के उम्र के हो जाते हैं तो उनके जो कि मूँछ दाढ़ी सब कुछ आने लगती है, समझे। अब जो है कि देखो सबका आ गए हैं, ये परिपक्व हो गए हैं, 12 में चले गए ना, 9-10 के बाद जो है कि लड़के परिपक्व हो जाते हैं, समझे। तो वो भी बताएंगे आप लोग को, जब मानव जन्म पढ़ाएंगे तो इसके कारण भी बताएंगे। तो इसी तरह से भी ये कि भी क्या हो गया, परिपक्व भ्रूणकोश हो गया है, समझे। तो जब परिपक्व भ्रूणकोश की संरचना में आप लोग देखेंगे कि ये जो 3 कोशिका है, इसे इंग्लिश में कहते हैं एंटीपोडल सेल। और ये 3 क्या हो जाती है, ऊपर चली जाती हैं, इसे जो है कि प्रतिमुखी कोशिका भी कहते हैं, या इन्हें प्रतिव्यसांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं। और ये जो बीच में देख रहे हो ध्रुवीय केंद्रक, यह केंद्रक तो 2 हैं, लेकिन सेल कितना है, 1। फिर यहाँ पर देख रहे हो आप लोग सहायक कोशिका 2 हैं और 1 है अंड कोशिका, समझे। और ये 1 है तंतु रूप समुच्चय, जो क्या करता है, पोलन ट्यूब को गाइड करता है, पराग नलिका को क्या करता है, गाइड करता है, पराग नलिका को क्या करता है। तो ये बताओ, आप एक परिपक्व भ्रूणकोश की संरचना को अपने दिमाग में रख लिए हो, किसी को अब तक कोई डाउट है। पहले जो है कि आई गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, वो जो है कि अर्धसूत्री विभाजन करके गुरु बीजाणु चतुष्टक बनाई। फिर जो है कि वो उसमें से 3 डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, 1 बची क्रियाशील गुरु बीजाणु जनन। ये क्रियाशील गुरु बीजाणु जनन जो है कि 3 बार समसूत्री विभाजन करती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। और 8 जो है कि अब फिर जो है कि क्या होते हैं, परिपक्व भ्रूणकोश बनाते हैं। परिपक्व भ्रूणकोश में 3 कोशिका ऊपर की ओर होती हैं, जैसे प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। 3 कोशिका जो है कि आप देख रहे हैं, एक सहायक कोशिका, 2 सहायक कोशिका, 1 अंड कोशिका। और फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 ध्रुवीय कोशिका और उसी में 2 केंद्रक। और यहाँ पर देख रहे हैं तंतु रूप समुच्चय, जो पोलन ट्यूब को क्या करता है,
गाइड करता है, समझे। परिपक्व भ्रूणकोश की संरचना कैसे बना, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से कैसे एक परिपक्व भ्रूणकोश बन रहा है, क्या आप लोगों को ये बढ़िया से समझ में आ गया? किसी को एनी डाउट? अब जो है कि हम लोग पढ़ेंगे कि परागण कैसे होता है, और ये फिगर हम मिटाएंगे नहीं, हाई बाकी सब मिटा देंगे, लेकिन परिपक्व भ्रूणकोश का भी हम फिगर नहीं मिटाएंगे। और अभी हम समझेंगे कि परागण होने के तत्पश्चात कैसे जो है कि पुष्पीय पौधों में दोहरा निषेचन होता है, कैसे जो है कि त्रिसंलयन होता है। ये जो है कि दोनों चीज़ें हम आप लोगों को अभी बताएंगे, समझे। तो आप लोगों को हमने बताया था अभी कि भ्रूणकोश का जो है कि कैसे निर्माण होता है, समझे। तो भ्रूणकोश का निर्माण आखिर हुआ क्यों है? जनन करने के लिए। एक तो जनन अंग है ना, तो जनन का जो शुरुआती जो स्टेज होता है और क्या होता है? परागण। परागण ही तो होता है शुरुआती स्टेज, समझे। तब ध्यान देना आप लोग यहाँ पर एक नोटिस करना, परागण क्या होता है, परागण क्या होता है, समझे। तो ये आप लोग को हम पहले ही दिन जो है कि आप लोगों को हमने नोटिस किया था कि परागण क्या होता है या परागण किसे कहते हैं, ये आप लोगों को हमने बताया था। पता है इसके बारे में आप लोगों को, समझे। अब ध्यान देना, ये पुष्प का कौन सा भाग है, ये कौन सा भाग है, ये कौन सा भाग है, ये कौन सा भाग है, पुतंतु। ये कौन सा भाग है, परागकोश। परागकोश में क्या भरे होते हैं, परागकण कैसे बनते हैं हमने बताया है कि नहीं आपको? परागकण कैसे बनते हैं आप लोगों को बताया है कि नहीं बताया है इसके अंदर? अब तो पूछना नहीं है इसको। परागकण जो है कि जब परिपक्व हो जाएंगे, जब ये परिपक्व हो जाएंगे, परागकण जब बन जाएंगे, परागकण इनमें कैसे बनते हैं हमने आप लोग को बता दिया है। जब परागकण परिपक्व हो जाएंगे तो किस पर आकर गिरेंगे, वर्तिकाग्र पर। तो किसी भी माध्यम से, चाहे कोई भी माध्यम हो, एन केन प्रकरण, किसी भी माध्यम से जो है कि अगर तुम्हारा परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुँचे, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि ये परागकोश से ये जो परागण किसी भी तरह स्थानांतरित हो जाए वर्तिकाग्र भाग तक, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, परागण। तो परागण किसी को डाउट है? नहीं है ना। अब ध्यान देना, परागण कितने प्रकार के होते हैं मुख्यतः अगर देखा जाए, कितने प्रकार के होते हैं? 3। कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक होता है एक होता है आप लोग का स्वपरागण। स्वपरागण मतलब क्या होता है? अपने आप पे परागण हो जाए, किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे फ्लावर, ऐसे पौधे जो बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं, द्विलिंगीय पुष्प हैं, जिसमें मेल भी है और फीमेल भी है, क्या उनको किसी की ज़रूरत है, माध्यम की ज़रूरत है? वो तो ऐसे ही जो है कि यहाँ से ऑटोमेटिक खुद ऑटोमेटिक झड़ के कहाँ गिर जाएंगे, वर्तिकाग्र तक, क्योंकि उसके ऊपर लटक रहे हैं ऐसे। और वर्तिकाग्र ऐसे परागण है, ये अगर मान लो ये वर्तिकाग्र है, ऐसे परागण लटके हुए हैं, तो ऑटोमेटिक गिर के कहाँ जाएंगे, वर्तिकाग्र पर है। तो ऐसे पौधों जो द्विलिंगीय पुष्प हैं, तो उनमें स्वपरागण आसानी से हो जाता है। तो ऐसे परागण जो अपने आप में ही स्वतः हो जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, स्वपरागण, समझे। अब ध्यान देना, कृत्रिम परागण क्या होता है? जो परागण मनुष्य के द्वारा हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण कहेंगे ना। जैसे एगो होता है कृत्रिम परागण, जो कि अगर ऐसे देखा जाए, जो ऐसे अगर देख रहे हैं, निषेचन के प्रोसेस से आप किया जाता है, आप लोगों जो भैंस वगैरह गाय वगैरह को जो सीमन दिया जाता है, वो मनुष्य के द्वारा होता है ना, है। एक तो नेचुरल जो है कि सांड है, गाय है, समझे, वो जो है कि नेचुरल हम मान सकते हैं, वो नेचुरल है, प्राकृतिक है, उसे स्व मान सकते हैं। लेकिन जो सीमन दिया जाता है वो जो है कि क्या होता है, कृत्रिम होता है ना। तो वैसे ही पौधों में जब हम परागकण कृत्रिम तरीके से डालते हैं, तो उसे जो है कि हम लोग क्या कहते हैं, कृत्रिम परागण कहते हैं। जब कृत्रिम तरीके से मनुष्य
पराग कणों को वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित करता है तो उसे जो है कि हम लोग क्या कहते हैं, कृत्रिम परागण। और कृत्रिम का मतलब होता है मनुष्य के द्वारा परागण, यानी कि जो परागण मनुष्यों के द्वारा होता है, समझे। एक होता है पर परागण। पर का मतलब क्या होता है, पराया, दूसरे के द्वारा, ठीक है। अपना पराया, स्व मतलब अपना, स्वजन मतलब अपने लोग, परायजन मतलब दूसरे लोग, समझे। तो पर परागण का मतलब होता है जब दूसरों के द्वारा परागण होता है तो उसी जो है कि हम लोग क्या कहते हैं, पर परागण, समझे। और पर परागण किस माध्यम से होंगे, वायु, जल, जंतु। वायु के द्वारा भी हो सकते हैं, जल के द्वारा भी हो सकते हैं, जंतु के द्वारा भी हो सकते हैं। वायु मतलब क्या हुआ, परागण बहुत छोटे छोटे होते हैं, महीन महीन, समझे, बहुत छोटे छोटे होते हैं। और वो जो है कि क्या हुए, हवा में उड़ने लगे, हवा में उड़ रहे हैं। परागकण जो है कि हवा में क्या रहे, उड़ रहे हैं। और देखे कोई फूल तो जाकर के उस पर चिपक गए। तो जब वायु के माध्यम से जब जो है कि परागण होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वायु परागण। जब वायु के माध्यम से परागकण वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे जो है कि हम लोग क्या कहते हैं, वायु परागण। क्या कहते हैं, वायु परागण, समझे। अब ध्यान देना, अब जो है कि अगर हम बात करें आप लोगों को तो जल परागण क्या होता है। जब जल के माध्यम से परागण हो, यानी कि जल के माध्यम से परागकण वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो तो उसे क्या कहेंगे, जल परागण कहेंगे। क्या कहेंगे, जल परागण कहेंगे। और जंतु परागण किसे कहेंगे, कीट मकोड़ों के द्वारा जो हो, मानो तितली है, मधुमक्खी है, वो जाकर बैठ रही है, फूलों का रस चूस रही है तो उस पर परागकण चिपक गए, उनके पैरों में, उनके मुंह में, उनके लार में, कहीं भी, उनके मतलब थूथू पर पूरा। जैसे आम बच्चे हुए खाते हैं आम, तो देखिए क्या होता है, पूरा आम जैसा ऐसे लवेर लवेर लेते हैं, समझे। तो मान जाओ जो जंतु हैं जैसे मधुमक्खी हो गया, तितली हो गई, कीड़े मकोड़े जो भी हैं जो पौधों का रस चूसते हैं, समझे, तो वो जो है कि फूल पर गए तो उनसे परागकण चिपक गया। जब उनके माध्यम से जब वर्तिकाग्र पर परागकणों का स्थानांतरित हो रहा है तो उसे जो है कि हम क्या कहेंगे, जंतु परागण। तो जंतु परागण प्रायः कीट मकोड़ों के द्वारा होता है, इंसान के द्वारा भी हो सकता है। जैसे कि कितने लोग होते हैं, जाते हैं फूल तोड़ते हैं, उनके हाथ में चिपक गया और दूसरा फूल तोड़ने जाए तो उस पर जा कर के उसका परागण उस से गिर गया। तो पर परागण समझ गए, वायु, जल, जंतु। कृत्रिम परागण समझ गए, स्व परागण समझ गए। स्व परागण किस में प्राय होता है, जो द्विलिंगीय पुष्प हैं जिसमें जो है कि दोनों ही लोग हैं, जो बायसेक्सुअल फ्लावर है उसमें जो है कि कौन सा परागण होगा, स्व परागण। तो परागण किसे कहते हैं, स्व परागण, कृत्रिम परागण, पर परागण। ये आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया है कि नहीं आ गया, आ गया ना। अब ध्यान देना, कृत्रिम परागण क्या ज़रूरत पड़ी कृत्रिम परागण की। जैसे जब हम चाहते हैं, जैसे दो गला अगर हमको गाय चाहिए, समझे, तो उसका कृत्रिम परागण होता है। देखना जो भी अगर यहाँ का मतलब बात करें आप लोगों को तो कृत्रिम परागण किसे कहते हैं, तो इसका प्राय संकरण के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। संकरण मतलब क्या होता है, संकरण का मतलब क्या होता है, नहीं, संकरण का अर्थ होता है, संकर का अर्थ होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब जब दो अलग अलग कैरेक्टर को जब एक साथ जो है कि जनन किया जाए, अलग अलग, जैसे एक मेल कैरेक्टर अलग है, फीमेल कैरेक्टर अलग है, और उससे एक नया कैरेक्टर बने, उसी को क्या कहते हैं, संकरण, हाइब्रिड कहते हैं, समझे। जैसे मान लो हमने आप लोगों को बताया था, एक है सांड अमेरिका का और गाय है हमारा है कि देसी गाय। तो हमारे की देसी गाय दूध देने में उतना दूध नहीं दे पाएगी, और वहाँ की गाय इतना भाव खाती है कि वो जो है कि यहाँ का टेम्परेचर नहीं सह पाएगी, समझे। दोनों में ही प्रॉब्लम है, वो यहाँ का टेम्परेचर नहीं सह पाएगी अमेरिका वाली गाय, और ये जो है कि दूध नहीं दे पाएगी, समझे। और हमको तो ये चाहिए भैया कि तू यहाँ का भी टेम्परेचर सह ले और दूध हो हमको अधिक दे। ताएँ अब हम अमेरिका नहीं ना बनाएंगे, भगवान जी से नहीं ना कहेंगे कि भगवान जी यहाँ पर जो है कि ठंडा कर दो। अपना हाथ में तो ये नहीं कि हम बारिश करा सकते हैं, कुछ है तो नहीं इस तरह से कि क्लाइमेट का हम चेंज कर दें, ऐसा तो है नहीं। इसी क्लाइमेट में हमें गुजारा करना है, लेकिन आदमी सोचता है कि कुछ हमारा काम चल जाए,
सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो एक ऐसा हमें गाय मिल जाए जो यहाँ की टेम्परेचर भी सह ले और मतलब इस टेम्परेचर पर रह ले और दूधो अधिक दे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लो सीमन वगैरह पैक करके डॉक्टरों के द्वारा जो है कि अमेरिका से मंगा लेते हैं। अब पता तो मुझे सर अमेरिका का 10 को 7.5 लाख, अरे कहता है उसको लाने में खर्चा है, फिर जो है कि वो यहाँ पर मर जाएगा, हांफने लगेगा बेचारा। इससे अच्छा उसका सीमन जो है कि पैक वगैरह करके आते हैं, समझे। और इस सीमन को जो है कि डॉक्टर जो है कि हमारी जो गाय हैं उन्हें जो है इंट्रोड्यूस करा देते हैं। अब उनसे जो उत्पन्न संतान होगी वो जानते हो कैसे होंगी, 2 गला गाय समझते हो ना, वो कैसी होगी। अब उनसे उसमें तो अब दोनों का कैरेक्टर है ना हो। तो अब वो जो है कि गैया जो होगी दुगली है वो दूधो अधिक देगी और यहाँ का टेम्परेचर भी सह लेगी, समझे। यानी कि हम लोग जब हमको ना पहिल का रास्ता निकलता है ना हमको बीच वाला रास्ता, ना हमको लोग ये दूसरा रास्ता मिलता है, तो हम एक बीच वाला रास्ता अपना लेते हैं। जैसे दुकानदार के यहाँ जाते हैं साड़ी वगैरह खरीदने, सब महिला या कुछ भी, दुकानदार बोला 500, ये सब छुड़ाने गई तो ये कहीं कि ना भैया जो है कि 300 में दे दो। अब जब कोई वो कहा हम 300 में देंगे नहीं, ये कहेगी हम 500 में लेंगे नहीं, तो एक बीच आदमी रास्ता रहता है, अच्छा भैया ना हमारा तो हार 100 में 400 में। तो वैसे इस संकरण का मतलब होता है कि जब दो जो है कि कैरेक्टर का जब जो है कि मिला करके संकर करके हम जो है कि एक दोनों का मेल मिलाप वाला कैरेक्टर जब हम उत्पन्न करते हैं, उसी विधि को हम लोग कहते हैं संकरण, हाइब्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? अब समझ गए संकरण का मतलब ना। अब ध्यान देना, अब जो है कि अगर हम बात करें आप लोगों को, तो ये जो कृत्रिम परागण है यह जो है कि प्रायः संकरण के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। अब कहोगे संकरण के लिए क्यों उपयोग किया जाता है? मान जाओ हमारे पास एक ऐसा प्लांट है, समझे, वो जो है कि अमेरिका का एक ऐसा पौधा है गेहूं का, जो कि क्या है उसकी पैदावार बहुत क्या है ज़्यादा है, लेकिन वो यहाँ के टेम्परेचर को नहीं सह पाएगा, समझे। तो हम क्या करेंगे, वहाँ के परागकण को क्या कर लेंगे, इसको काट देंगे। क्या करेंगे? काट देंगे ना। और परागकण को जो है कि क्या कर लेंगे, भर लेंगे, समझे। और जो इंडिया का प्लांट है, जो भारत का पौधा है, उससे हम क्या करेंगे कि मान लीजिए भारत का पौधा है और हमारे पास परागकण है, समझे। अब हमें संकरण कराना है, हम कैसे कराएंगे बताओ, सोचो। अगर ये पक गया और गिर गया तो संकरण अपने आप हो जाएगा। हमें इस संकरण को रोकना है, तो जो ही ये देखेंगे कि अभी कच्चा है तो इसको हम क्या करेंगे, काट के हटा देंगे, समझे। तब क्या पॉसिबल है कि इसका परागण होगा? लेकिन तभी भी पॉसिबल है कि हवा के माध्यम से या किसी जीव जंतु आके वर्तिका अग्र पर बैठ गया तो परागण हो जाएगा। हमको ऐसा परागण चाहिए, हम अपना मनचाहा परागण चाहते हैं। हम जो बीज लाए हैं, हम जो परागकण लाए हैं, जिस क्वालिटी का, वही परागकण हम स्थानांतरित करना चाहते हैं। अगर ई है तो इससे जानते हो क्या दिक्कत है कि जैसे ही पकेगा, एगो गिर गया तो एक ही तो काफ़ी है। बनते करोड़ों हैं लेकिन काफ़ी कितना है, एक ही। तो क्या करेंगे, रास्ता साफ कर दो, काट देंगे। तो इसको काट देंगे, तो इसको कहेंगे पिपुंसन। तो पुष्प के पुंकेसर को काट कर अलग कर देंगे। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विपुंसन। पुंसन मतलब क्या होता है, पुमंग। पुमंग मतलब क्या होता है, पुरुष का मतलब पार्ट, जो नर पार्ट का फ्लावर है उसी को पुमंग कहते हैं। और उसी को हटा दिए, बी का मतलब हटाना, विपुंसन, समझे। विपुंसन, जहाँ बी आ जाए ना वहाँ समझे अलग करना होगा, समझे, मतलब विघटन अलग, समझे। फिर विपुंसन यानी कि अलग कर रहे हैं, समझे। विवाद, तो ऐसे ही विपुंसन, पुमंग पुरुष के पार्ट को अलग कर दिया, यानी पुंकेसर को हम लोग काट कर अलग कर देंगे। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। तो इसको काट के अलग कर दिए। लेकिन एक और ही चांस है
कि अगर मान जो इसका परागकण नहीं गिरा, हम परागण थैली में लाए हैं, अमेरिका गए थे एक बार तो, समझे ध्यान देना। तो हमको वहाँ के डॉक्टर ने बताया है, वहाँ के वैज्ञानिकों ने बताया कि देखो भाई अगर ये परागकण हो गया ना तो तुम्हारा फसल जो पैदावार होगा वो ऐसा होगा जो यहाँ का टेम्परेचर पर और यहाँ की मिट्टी पर अब पैदावार ज़्यादा कर देगा, समझे। हाइब्रिड सुने हो ना, सब गोल्डन मटर वगैरह आती हैं, सब हाइब्रिड हैं, समझे। तो अब डर है कि भैया अगर हम अभी ये क्या कांच है, तो अभी हम अपना परागकण इस पर डाल नहीं सकते, समझे। इसको तो काट के हटा दिए, लेकिन रिस्क ये है कि कोई हवा में से परागण तो दिखता नहीं है, बहुत छोटा छोटा होता है, बहुत छोटा बहुत छोटा, जो आंखों से नंगी आंखों से दिखेंगे नहीं तुम्हारे। तो अब डर है कि हवा में से उड़ के कोई परागण करता तो हमारा सारा मेहनत बेकार ना हो गया हो। तब जाके हम क्या करेंगे, इस जब तक ये वर्तिकाग्र कांच है, समझे, जब तक ये वर्तिकाग्र पका नहीं है तब तक इस वर्तिकाग्र को हम क्या कर देंगे, ढक देंगे। क्या करेंगे, आज जब ये वर्तिकाग्र पक जाएगा, जब जान लेंगे कि ये तैयार हो गया है, समझे, तो हम अपना परागकण जो लिए हैं थैली में, वो जो है कि इस पर क्या करेंगे, छिड़क देंगे। तो अब हम जो परागकण से परागण करना चाहते थे वो परागण हो गया ना, हाँ। तो इस तरह से हम जो हाइब्रिड बीज उत्पन्न करना चाहते थे, आमों के आम गुठलियों के दाम, जो हम चाहते थे मनचाहा हम चाहते थे बीज उत्पन्न करना, वो तो उत्पन्न हो जाएगा ना, समझे ना। तो थैलीकरण किसे कहते हैं, ध्यान दो। थैली का मतलब पॉलीथीन होता है, ये पॉलीथीन से नहीं बांधते हैं क्योंकि सांस नहीं ले पाएगा बेचारा, वो हो जाएगा, सूती कपड़े से हम लोग बांध देते हैं। तो थैलीकरण का मतलब होता है कि वर्तिकाग्र को थैली से बांध देता, जिससे कोई और परागकण, जो और अनावश्यक परागकण इसको परागण नहीं कर पाए, इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं थैलीकरण बैगिंग। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, थैलीकरण बैगिंग, समझ गए। तो थैलीकरण किसके लिए है, वर्तिकाग्र के लिए है। उसको क्या करेंगे, तोप देंगे, घूंघट डाल देंगे उसके ऊपर, समझे, और इस बेचारे को तो सीधे काट के अलग कर देंगे। बाज बाबू, न रहेगा बाँस न बाजेगी बांसुरी। तो विपुंसन और थैलीकरण समझ गए कैसे हो रहे हैं। विपुंसन का मतलब पुरुष के पुंकेसर काट को अलग कर देंगे, इस प्रक्रिया को विपुंसन कहते हैं। वह कृत्रिम परागण की प्रक्रिया जिसमें वर्तिकाग्र की थैली को बांध देते हैं, जिससे अनावश्यक परागण न कर पाए, इसी को क्या कहते हैं, थैलीकरण कहते हैं। तो परागकण कितने प्रकार के होते हैं, परागण क्या होता है, परागकण कितने प्रकार के होते हैं, फिर विपुंसन क्या होता है, थैलीकरण क्या होता है, ये आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए, ये फिगर भी समझ गए, समझे। अब ध्यान देना, अब आप लोगों को हम यह बताएंगे कि जब परागण हो गया, यानी कि जब परागण हो गया उसके पश्चात क्या होता है, अब जो है कि हम आप लोगों को बताएंगे, समझे।